कमिश्नर साहब नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक एक घटना घटी। उन्हें ऑफिस जाने की जल्दी थी। नौकरानी को आवाज़ दे रहे थे। जैसे ही उनकी नौकरानी नाश्ते की टेबल के पास आई तो उसके हाथ से चाय का कप गिर गया और चाय कमिश्नर साहब के कपड़ों पर गिर गई। कमिश्नर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने नौकरानी के सिर के सारे बाल काट दिए और बेचारी को गंजा कर दिया। नौकरानी रोती हुई अपने घर पर गई तो उसका बेटा अपनी माँ को इस हाल में देखकर कांप उठा था। 15 साल का उसका बेटा विपुल कमिश्नर के घर गया और उससे कहा कि मेरी माँ के कटे हुए बाल मुझे वापस कर दो। कमिश्नर लड़के की बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने नौकर से कहा कि इसकी माँ के बाल इसको दे दो। नौकर ने उसकी माँ के कटे हुए बाल एक शॉपर में डालकर उसको दे दिए। विपुल उन बालों को अपने घर लेकर आया और एक संदूक में रख दिया। 10 साल के बाद जब विपुल डीएसपी बन गया तो उसने पुराने संदूक में से अपनी माँ के बाल निकाले और फिर विपुल अपनी माँ के पास आया और उससे कहने लगा, माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप नाराज़ मत होना। उसकी माँ निर्मला बेटे की बात सुनकर हैरान हुई और कहा, क्या बात है, क्या कहना चाह रहे हो? वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मेरे एग्ज़ाम करीब हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आप पिताजी से लड़ाई झगड़ा ना किया करो। घर का माहौल ठीक रहे, क्योंकि मेरे इम्तहान होने वाले हैं और मैं अच्छी पोजीशन लाना चाहता हूँ। आप दोनों मेरे माता पिता, आपके लिए मेरे दिल में इज़्ज़त है। बस मेरे दिल की इच्छा है कि मुझे ऐसा माहौल मिल जाए कि मैं आराम से तैयारी कर सकूं। लेकिन पिताजी सुबह सुबह झगड़ा करके ही घर से निकलते हैं और फिर शाम को वापस आते हैं। तब भी आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। यह सुनकर निर्मला अपने बेटे से कहने लगी, काश तुम्हारे पिता ऐसे ना होते। यह तो तुम्हारे पैदा होने से पहले से ही होता आ रहा है। जब से मैं इस घर में आई हूँ यह सब चल रहा है और तुम्हारे पिता मुझसे झगड़ते रहते हैं। अब तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आज तुम्हारे पिता जैसे ही घर वापस लौटेंगे मैं उनसे बात करूँगी। विपुल माँ की बात सुनकर परेशान हो गया और माँ से कहने लगा, अगर पिताजी ने लड़ाई शुरू कर दी और आपको मारा तो? फिर माँ ने अपने बेटे को तसल्ली दी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उनसे लड़ाई नहीं करना चाहती। मैं उन्हें समझाऊंगी और उम्मीद है वे मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। वह अपने बेटे से छुपा रही थी कि उसका पिता क्या काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक वह कहाँ रहता है। हालांकि एक बार विपुल ने अपनी माँ से पूछा भी था कि पिताजी आखिर काम क्या करते हैं। मुझे तो अपने पिता के काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। माँ ने अपने बेटे से झूठ बोला था कि तुम्हारे पिता एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड हैं, और ये सच्चाई भी थी कि उसका पिता एक फैक्ट्री में नौकरी करता था, वहाँ की चौकीदारी करता था। लेकिन फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया और फिर उनको नौकरी से निकाल दिया गया। निर्मला जानती थी कि उसके पति की नौकरी उसके घर के लिए कितनी ज़रूरी है, ख़ासकर उसके बेटे की पढ़ाई के लिए। इसीलिए वह अपने बेटे की खातिर एक बार सेठ जी के घर खुद गई थी और उससे यही कहा कि एक बार मेरे पति को मौका दे दीजिए, वह दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। लेकिन सेठ जी ने गुस्से में निर्मला से यही कहा था कि अगर पति की जगह तुम खुद यहाँ काम करना चाहती हो तो कर लो, लेकिन उसे दोबारा इस नौकरी पर रखना खतरे से खाली नहीं। रात के अंधेरे में वह फैक्ट्री से माल चोरी करते हुए पकड़ा गया था, और अगर सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारे पति की रिकॉर्डिंग ना होती तो हम अभी तक चोर को पकड़ने में नाकाम रहते। निर्मला बेचारी बहुत परेशान थी। वह भी कपड़े सीकर घर के खर्चे पूरे कर रही थी, लेकिन क्योंकि अब उसके पति की नौकरी ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए उसकी परेशानी बढ़ गई थी। उसने अपने पति से यही कहा कि मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का ही ख्याल कर लो। वह इस घर के हालात अच्छी तरह जानता है। वह पढ़ना चाहता है, हम दोनों के लिए कुछ करना चाहता है। जिस पर पति जितेंद्र ने अपनी पत्नी को जली कटी सुनानी शुरू की और कहा कि तुम्हारे बेटे के हाथ बंधे हैं कि वह ना पढ़े। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब तो वह मुझे दोबारा नौकरी पर नहीं रख रहे। मैं किसी दूसरी नौकरी की तलाश में हूँ। निर्मला अपनी पति से कहने लगी कि बात नौकरी की नहीं, वह तो आपको दोबारा भी मिल जाएगी, लेकिन परेशानी आपके व्यवहार और चरित्र की है, जिसकी वजह से आपको नौकरी नहीं मिल रही। आप जहाँ भी काम करते हो कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर कर देते हो
जिसकी वजह से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता। फैक्ट्री से पहले भी एक शॉपिंग मॉल में आप नौकरी करते थे, वहाँ से भी आपको निकाल दिया गया। उसके बाद एक प्राइवेट स्कूल की चौकीदारी आपके हिस्से में आई, लेकिन वहाँ भी आपकी नौकरी नाकाम हुई। प्रिंसिपल को लोगों की इतनी शिकायत मिली कि उसने आपको उस नौकरी से निकाल दिया। ये फैक्ट्री से भी आपकी नौकरी जा चुकी है। बस मैं आपसे यही कहती हूँ कि ईमानदारी की रोटी कमाने की कोशिश करो और अपने बेटे की खातिर ये सारे काम छोड़ दीजिए। तुम्हारा बेटा तो अभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जब उसे पता चलेगा तो जो रही सही इज्जत उसके दिल में आपके लिए है वह भी ख़त्म हो जाएगी। जितेंद्र ने पत्नी के मुंह से जब ये सारे शब्द सुने तो उसे बालों से पकड़ा और कहा कि मुझसे ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं। तुम लोगों की खातिर, इस घर की खातिर मैंने बहुत काम कर लिया। अब मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम नौकरी तलाश करोगी और उसका बंदोबस्त मैं ही करूँगा। तब तुझे पता चलेगा कि घर से बाहर जाकर कैसे काम करना पड़ता है, लोगों के बर्ताव आपके साथ कैसा होता है। यूँ घर में बैठकर ज़बान चलाना सबसे आसान है, जो कि मैं भी चला सकता हूँ। निर्मला पति की ये बात सुनकर मायूस हुई। उसे पता था कि उसका पति जितेंद्र भटक चुका है और वह सच्चाई जानता है, लेकिन ज़िद में वह अपनी पत्नी की बात नहीं मानता, हमेशा अपनी पत्नी के विरोध में ही रहता है। निर्मला को वह दिन याद आ रहा था जिस दिन उसकी शादी हुई थी। वह अपने पिता को बुरा भला कह रही थी, जिसने जल्दबाजी में अपनी बेटी की शादी एक नशेड़ी आदमी से कर दी थी। निर्मला को जितेंद्र के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। उसने लोगों से सुन रखा था कि वह लड़का एक नशेबाज है और नशे का आदी है, और इसके अलावा बहुत सारे गैरकानूनी काम भी करता है। कई बार जेल भी रहकर आ चुका है और फिर बाहर आ जाता है, क्योंकि जितेंद्र के ग्रुप वाले उसे जेल से रिहा करा लेते हैं। यह सब काफ़ी समय से चल रहा था। वह जेल के अंदर 1 या 2 रातें गुजार के वापस आ जाता और अब तो वह जेल जाने का आदी हो चुका था। बेचारी निर्मला घर में बैठी थी जब उसका भाई उससे मिलने आया। निर्मला ने जैसे ही अपने भाई को देखा तो अपनी जगह से खड़ी हुई, लेकिन उसके भाई के तेवर ही अजीब थे। वह बड़ा गुस्से में लग रहा था। निर्मला ने अपने भाई से कहा कि भाई, सब ठीक तो है, क्या हुआ? जिस पर वह कहने लगा, अजीब औरत हो तुम। मोहल्ले वाले जितेंद्र के बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं। मैं तो खुद उसे जानता था और मैंने ये भी तुमसे कहा था कि अगर तुम चाहो तो उस इंसान से अलग हो जाओ, लेकिन तुम यही कहती थी कि विपुल की वजह से मैं ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। मैं मजबूर हूँ। मैं विपुल को बेघर नहीं करना चाहती। नशा करने के अलावा भी उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। मुझे इस बात का विश्वास नहीं था। मेरा दोस्त खुद मुझे उसके पास ले गया, एक ऐसे अड्डे पर जहां ये सारे गलत काम होते हैं, और मैं खुद अपनी आंखों से जितेंद्र को वहां देखा। मैं वहां तमाशा नहीं करना चाहता था, लेकिन सच पूछो तो मेरे दिल में आया कि मैं उसे वहीं पीटना शुरू कर दूं और उसे जान से ही मार डालूं। लेकिन तुम्हारे और विपुल के कारण मैं खामोश हो गया और वहाँ से चला आया। जितेंद्र ने मुझे वहाँ देख लिया था, लेकिन उसकी आंखों में किसी तरह का डर नहीं था, ना ही शर्मिंदगी थी। चलो बस, अब बहुत हो गया। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। 2 वक्त की रोटी तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा नहीं कि मैं तुम्हें और विपुल को बोझ समझूंगा। निर्मला अपने भाई की यह बात सुनकर खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद अपने आंसू साफ करते हुए बोली, भाई, आप जैसा ठीक समझें। मुझे आपके घर जाने पर आपत्ति नहीं, बस मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन उसका भाई यही कह रहा था कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं हमेशा के लिए तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा और दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। निर्मला ने अपने भाई के लिए चाय बनाई और कहा कि विपुल स्कूल गया हुआ है। वह जैसे ही घर आएगा तो मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। सच पूछिए तो मैं भी अपने पति के चरित्र को अच्छी तरह जानती थी और जानती हूँ कि यह किन कामों में लगा रहता है, लेकिन सब्र का घूंट पिए हूँ। वह सोचते हुए कि विपुल पढ़ रहा है, कल को ये बड़ा हो जाएगा तो मेरा सहारा बनेगा और अपने पिता को भी समझाएगा। बच्चा पढ़ाई में काफ़ी होशियार है, इसीलिए उसको पढ़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ। विपुल जैसे ही स्कूल से वापस आया तो उसने देखा कि उसके मामा घर आए हुए हैं। उसने अपने मामा से आशीर्वाद लिया और उसके बाद उसके मामा ने कहा, चलो बेटा, तैयार हो जाओ और मेरे साथ हमारे घर चलो। अपने मामा की बात सुनकर विपुल हैरान था।
विपुल कभी अपनी माँ की तरफ देखता तो कभी अपने मामा की तरफ और माँ से पूछने लगा कि हम क्यों जा रहे हैं, जिस पर उसकी माँ ने अपने बेटे से झूठ बोला कि बंटी के गांव में एक शादी है, हमें उस शादी में जाना है, इसीलिए तुम्हारे मामा मुझे लेने आए हैं। विपुल को अब भी अपने पिता की चिंता थी। अपनी माँ से कहने लगा कि पिताजी का क्या होगा, उन्हें खाना कौन देगा, जिस पर उसकी माँ ने बेटे से कहा कि तुम्हारे पिता होटल से खाना खा लेंगे, पिताजी की वजह से तुम परेशान ना हो, वैसे भी वह घर खाना कम ही खाते हैं और बाहर ज़्यादा। बंटी अपनी बहन और भांजे को अपने साथ ले गया। बंटी की बीवी ने जैसे ही उसकी बहन और भांजे को देखा तो पति से अकेले में कहा कि आपने क्या किया, मैं तो आपको समझदार समझती थी, लेकिन आप तो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। क्या हमारे हालात ऐसे हैं कि हम इन माँ बेटे को अपने साथ रख सकें? जिस पर बंटी ने अपनी पत्नी को कहा कि ज़बान बंद करो, आगे से मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मेरी बहन का मेरे घर में रहना तुम्हें पसंद नहीं और ये बात तुमसे सहन नहीं होती तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो। बंटी के तेवर देखकर उसकी पत्नी चुप हो गई, लेकिन दिल ही दिल में वह जल रही थी। निर्मला से ना उसने बात की, ना ही निर्मला के बेटे से किसी तरह की बात की। वह उनको बोझ समझ रही थी और उनके आते ही ये सोचना शुरू कर दिया कि किस तरह से माँ बेटे को घर से निकाला जाए। इधर जितेंद्र जैसे ही घर में आया तो उसने देखा कि निर्मला और उसका बेटा घर में नहीं है। वह काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, यही सोचता रहा कि वह बाज़ार गई होगी कोई सौदा लेने और बेटा भी उसके साथ गया होगा। लेकिन फिर जब काफ़ी देर तक वह माँ बेटे घर में ना आए तो अपने पड़ोसियों के घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसका पड़ोसी घर से बाहर आया तो उसने पूछा कि मेरी पत्नी और बच्चा घर में नहीं, क्या तुम्हें पता है? जिस पर उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ। फिर वह घर गया, अपनी पत्नी से पूछा तो उसकी पत्नी ने बताया कि निर्मला को उसका भाई अपने साथ ले गया और साथ साथ ये भी कहा है कि जितेंद्र को हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। जितेंद्र ने जब यह सुना तो उसके दिल में आग लग गई। वह गुस्से से पागल हो उठा, घर का सारा सामान तोड़ने लगा। फिर उसके बाद अपनी पत्नी को लेने उसके गांव पहुंच गया। बिना पूछे ही वह बंटी के घर के अंदर चला गया। उस समय बंटी घर में नहीं था, जबकि उसकी पत्नी निर्मला बर्तन धो रही थी और उसका बेटा विपुल छत पर पड़ रहा था। वह उधर ही अपनी पत्नी निर्मला को मारने लगा और उससे कहने लगा, तो अच्छा यहाँ नौकरानी बनकर आई हो, मुझे छोड़कर अपने भाई का काम कर रही हो, जबकि उसकी अपनी पत्नी तो देखो आराम से बिस्तर पर बैठी है। उसने वहीं पर अपनी पत्नी निर्मला को मारना शुरू कर दिया। विपुल छत से ये सब देख रहा था कि उसका पिता उसकी माँ को मार रहा है, जबकि उसकी मामी ने उसकी माँ को छुड़ाने की कोशिश नहीं की और खड़ी हुई तमाशा देख रही थी। वह तो खुद ये चाहती थी कि किसी तरह ये दोनों माँ बेटे यहाँ से निकल जाएं और जितेंद्र निर्मला को अपने साथ ले जाए। विपुल जल्दी से छत से नीचे आया और अपने पिता से कहने लगा कि मेरी माँ को मत मारो, ये अपने भाई के कहने पर इधर आई हैं, आप मामा का इंतज़ार करो, मामा आ जाएंगे तो माँ आपके साथ वापस चली जाएंगी। लेकिन वह तो अपने बेटे को भी मारने लगा और कहा कि मेरे साथ ज़ुबान चलाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी। फिर अपनी पत्नी को घसीटता हुआ वह घर से बाहर ले जा रहा था, जबकि मोहल्ले की औरतें अपने घरों में से झांक कर बेचारी निर्मला का तमाशा देख रही थी। वह बेचारी औरत थी, अपने पति का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती थी। वह बार बार उसकी मिन्नतें कर रही थी कि क्यों सबके सामने तमाशा ना करो, मेरे भाई को आने दो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, पर ऐसा व्यवहार मत करो। वह तो लेकिन पागल हो चुका था, अपनी पत्नी को मारता हुआ वापस घर लेकर जा रहा था। विपुल अपने पिता को माँ से छुड़ाने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बिल्कुल नाकाम हो रहा था। दूसरी ओर से गली में ही उसका टकराव बंटी से हो गया। बंटी की आंखों में भी खून उतर आया था। उसने जब देखा कि ये इंसान की शक्ल में दरिंदा मेरी बहन को सबके सामने पीट रहा है, तो बंटी ने भी बुरी तरह जितेंद्र को मारना शुरू कर दिया। बहन हाथ जोड़कर अपने भाई की मिन्नतें कर रही थी कि इसे मत मारो, ये जैसा भी है मेरा पति है और मैं नहीं चाहती कि जितेंद्र और तुम्हारे बीच झगड़ा हो। यह एक ख़तरनाक इंसान है, इसकी दोस्ती बड़े बड़े गुंडों के साथ है, कल को ये तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन बंटी बहन से यही कह रहा था कि मैं किसी हाल इसकी बदमाशी अब सहन नहीं करूंगा। जितेंद्र ने जब देखा कि किसी हाल बंटी उसे नहीं छोड़ रहा, तब उसने उसके भाई को धमकी दी
कि अगर तुमने मुझे रोका और अपनी बहन को मेरे साथ ना जाने दिया, तब तुम्हारी बहन को जान से मार दूँगा और इसी गली में तुम्हारे सामने तुम्हारे भांजे को भी ख़त्म कर दूँगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। बंटी समझ चुका था कि उसका बहनोई पागल हो चुका है। वह जो कह रहा है ज़रूर करेगा। बंटी खामोशी से अपनी जगह पर खड़ा रहा और जितेंद्र अपनी पत्नी निर्मला को अपने साथ लेकर वापस चला गया। विपुल भी अपनी माँ के साथ घर वापस चला गया। बंटी की पत्नी दरवाजे से ही झांक रही थी। वह दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि उस औरत से जान छूटी, लेकिन उसका पति जैसे ही घर में गया तो वह अपने पति से कहने लगी कि जितेंद्र एक जाहिल इंसान है। बेचारी निर्मला की किस्मत फूटी जो उसकी ऐसे इंसान के साथ शादी हुई। मैं तो आपको सलाह दूंगी कि पुलिस स्टेशन जाकर ऐसे इंसान को जेल में डलवा दो। बंटी ने अपनी पत्नी से कहा कि दिल तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन मजबूर हूँ। बहन की मजबूरी देखकर मैं चुप हो जाता हूँ। जुल्म की ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जितेंद्र अपनी पत्नी का बाजू पकड़कर घर ले जा रहा था, साथ साथ दबे दबे शब्दों में अपनी पत्नी से कह रहा था कि तेरे भाई ने जो मुझ पर हाथ उठाया, अपने भाई की इस बदतमीज़ी का तुझे हिसाब देना पड़ेगा और मैं ये हिसाब घर जाकर ज़रूर पूरा करूँगा। जबकि वह अपने पति से यही कह रही थी, मुझे जान से मार डालो, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। मैं अब भी अपने बेटे के बारे में सोचती हूँ। ये हमारे पास आखिरी मौका है, शायद इसके बाद यह मौका ना मिले। विपुल पढ़ाई में अच्छा है, उसकी पढ़ाई के लिए आपको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी और मैं अपने बेटे की खातिर आपका हर जुल्म सहने को तैयार हूँ। घर जाकर उसने बेचारी निर्मला को बहुत मारा, उसे रस्सी से बांधकर पीटता रहा। जब मार मार कर थक गया तब घर से चला गया। विपुल अपनी माँ को देखकर रोता रहा। उसने अपनी माँ को चारपाई पर बिठाया और उसे पानी पिलाया। रोता हुआ अपनी माँ से बोला कि माँ, आप इधर वापस क्यों आईं? वह आपके भाई थे, मामा आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते। निर्मला ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, दिल लगाकर पढ़ो, मेरी चिंता ना करो। मैं तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें अभी जीना है, इसीलिए खूब दिल लगाकर पढ़ो। शाम हुई तो जितेंद्र वापस आया। वह निर्मला को अपने मोबाइल में दूसरी औरतों के फ़ोटो दिखाकर तंग करने लगा। बड़ी बेशर्मी से कहने लगा कि यह सब मेरी दोस्त हैं, अब तुझे कौन बचाने आएगा? तुझे मारने के लिए जब जब मेरा दिल करेगा मैं तुझे मारूंगा और मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। विपुल काफ़ी हद तक इस बात को समझ चुका था कि उसका पिता किस तरह का आदमी है, लेकिन माँ की वजह से वह भी मजबूर था और चुप था। शाम हुई तो जितेंद्र वापस घर आया। अपनी पत्नी से कहने लगा, मैंने कहा था तुझे कि मैं तेरे लिए एक नौकरी का बंदोबस्त करूँगा। मैं खुद भी अपने लिए नौकरी ढूंढ ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तेरी किस्मत ही अच्छी है कि तुझे नौकरी मिल गई। अब कोई बहाना मत करना कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ही नौकरी नहीं कर सकती। निर्मला अपने पति से पूछने लगी कि कहाँ काम है, ज़रा मुझे बताओ तो सही, मुझे क्या करना होगा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि कमिश्नर साहब के घर के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत है। उससे पहले जो औरत उनके घर में काम करती थी, उसके पति की मौत हो गई तो वह काम छोड़कर चली गई। अब उसकी जगह पर तुम उसके घर में काम करोगी। हर महीने अच्छी तनख्वाह मिलेगी और 2 समय का खाना भी मिलेगा। शाम को तुम घर वापस आ जाना। निर्मला ने अपने पति से कोई बहस नहीं की और कहा, ठीक है, मैं ये नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जितेंद्र ने शक भरी नज़रों से अपनी पत्नी की तरफ घूर कर देखा और फिर अकड़ते हुए पूछा, कौन सी शर्त? निर्मला उसे कहने लगी कि आप कभी भी अब घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, मेरे साथ अपने बेटे विपुल की पढ़ाई का ख्याल करोगे और आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं अब भी दिल से आपकी इज्जत करती हूँ और आपको अपना पति मानती हूँ। जितेंद्र अपनी पत्नी से कहने लगा, ये नाटकबाजी बंद कर। मैं जानता हूँ तेरे दिल में मेरे लिए क्या इज़्ज़त है। मुंह पर मीठे मीठे बोल बोल लेती हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि दिल से मुझसे नफ़रत करती है। लेकिन यह एक सच्चाई है कि मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ बस तुम नौकरी करो और 4 पैसे इस घर में आ जाएं। बस मेरे लिए यही काफ़ी है। कल तैयार रहना, सुबह मैं तुम्हें कमिश्नर साहब के घर छोड़कर आऊँगा। अच्छी तरह घर को देख लेना और अपने काम को समझ लेना कि वहाँ तुम्हें कौन सा काम करना है। कमिश्नर की पत्नी भी तुम्हें अच्छी तरह समझा देगी।
दूसरे दिन जितेंद्र ने अपनी पत्नी को बाइक पर बिठाया और कमिश्नर के घर के दरवाजे पर छोड़कर आ गया। वहाँ एक नौकर पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने निर्मला को सारे काम समझा दिए और बताया कि साहब गुस्से के तेज़ हैं, इसीलिए कोशिश करना कि साहब को किसी तरह की शिकायत का मौका ना मिले। अगर उन्हें तुम्हारा काम पसंद आया तो आने वाले समय में तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे और तुम दिल से खुश हो जाओगी। निर्मला ने उस नौकरानी से यही कहा कि मेरी तरफ से साहब और उनकी पत्नी को किसी तरह की शिकायत नहीं मिलेगी। निर्मला बेचारी वहाँ सारा दिन उनके कपड़े धोती, घर की सफाई के अलावा कई काम करती, उनके लिए चाय भी बनाती, लेकिन खाना पकाने के लिए उनका एक अलग बावर्ची था। 20,000 रुपये तनख्वाह तय हुई थी, लेकिन महीने के आखिर में उसे 15,000 रुपये दिए गए और उल्टा उस पर एहसान जताया गया कि तुम्हारा काम इतना ज़्यादा नहीं। हालांकि बावर्ची ने एक बार निर्मला से खुद कहा था कि तुम्हारे आने से पहले यहाँ 3 नौकर थे, सफाई करने वाला अलग था जबकि कपड़े धोने वाला नौकर अलग, लेकिन तुम 2 से 3 नौकरों का अकेले ही काम कर रही हो। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ कि चुपचाप से सारे काम कर रही हो। इधर जितेंद्र ने जब देखा कि उसकी पत्नी की नौकरी लग चुकी है, इसीलिए वह सारा दिन घर में पड़ा रहता है और अपने आवारा दोस्तों को घर में ही बुला लेता है। और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि अपने बेटे विपुल से कहता है कि मेरे दोस्तों के लिए चाय बना कर लाओ। विपुल अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर यही कहता कि मुझ पर दया करो पिताजी, मेरी परीक्षाएं नज़दीक हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन पढ़ाई के नाम से ही उसके पिता को चिढ़ थी और वह उल्टा विपुल से ही ये कहता, मैंने भी स्कूल जाकर कौन सा तीर मार लिया जो तू पढ़ना चाहता है। तू भी मेरी तरह ऐसे ही आवारागर्दी करेगा और कुछ समय बाद बड़ा आदमी बनने का भूत तेरे सर से उतर जाएगा। पिता की ये बातें सुनकर विपुल को बहुत दुख होता था, लेकिन वह चुप हो जाता और पहले से भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देता। कमिश्नर साहब नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे। बावर्ची से कह रहे थे कि नाश्ता जल्दी लेकर आओ, मुझे देर हो रही है, जल्दी जाना है। बावर्ची जल्दी से नाश्ता लेकर आया और पीछे पीछे निर्मला साहब के लिए चाय बनाकर उनके पास लाई तो गलती से चाय की प्याली कमिश्नर साहब के कपड़ों पर गिर गई। वह जल्दी से अपनी जगह से उठा और एक ज़ोरदार थप्पड़ निर्मला के चेहरे पर दे मारा और उसे कहने लगा कि अंधी हो, देख नहीं सकती। निर्मला को कमिश्नर के इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह गुस्से में एक औरत पर हाथ उठाएगा। वह काँप उठी, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए निर्मला ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, साहब मुझे माफ़ कर देना, गलती हो गई। कमिश्नर ने उससे कहा कि मेरी अदालत में हर गलती की एक सज़ा है, तुझे वह सज़ा ज़रूर मिलेगी। बावर्ची कमिश्नर को अच्छी तरह जानता था कि वह गुस्से का कितना तेज़ है। वह कमिश्नर के सामने आया और उससे कहने लगा, साहब माफ़ कर दीजिए, बेचारी नहीं है, मैं इसे सब सिखा दूंगा, दोबारा इससे कोई गलती नहीं होगी। लेकिन वह बावर्ची पर गुस्सा करने लगा कि बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। कमिश्नर ने नौकर से कहा कि जल्दी से एक कैंची लेकर आओ। उसने बेचारी निर्मला के बालों को पकड़ा और कैंची से उसके सारे बाल काटने लगा और फिर उसे पूरी तरह बालों से गंजा कर दिया। कमिश्नर की पत्नी चुपचाप यह तमाशा देख रही थी। उसने अपने पति को बिल्कुल मना नहीं किया, जबकि बावर्ची मजबूर था। वह बेबसी से हाथ मल रहा था और अपनी नौकरी के लिए वह चुप रहा। निर्मला के बाल काट के उसे गंजा करके उसे वापस घर भेज दिया गया और कहा कि अब दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, मैं किसी दूसरे नौकर का बंदोबस्त कर लूँगा। निर्मला बेचारी रोती हुई बिना बालों के घर में पहुँची तो विपुल अपनी माँ को देखकर काँप कर रह गया। उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी और माँ से कहने लगा, माँ ये किसने किया? निर्मला ने रोकर विपुल से कहा कि कमिश्नर साहब ने मेरे साथ ये सब किया। हाँ, वे बहुत जालिम इंसान हैं, उसके सीने में दिल ही नहीं है। और दुख की बात तो यह है कि उसकी पत्नी भी मेरा तमाशा देख रही थी और अपने पति को रोका नहीं। विपुल थोड़ी देर सोचता रहा, फिर कुछ सोचकर वह कमिश्नर के घर की तरफ चल पड़ा। और जब वह कमिश्नर के घर के बाहर पहुंचा, कमिश्नर ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। वह गाड़ी के सामने आया और कमिश्नर से कहा, मेरी माँ के बाल जो आपने काटे हैं वे मुझे चाहिए। मेरे दिल में मेरी माँ के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है, मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ के बाल कूड़ा करकट बने। कमिश्नर विपुल की ये बात सुनकर हैरान हुआ।
लेकिन उसके बाद उसने नौकर से कहा कि इसकी माँ के बाल इसके हवाले कर दो। नौकर ने निर्मला के बाल एक चॉपर में डाले और फिर विपुल को देते हुए कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, ये जुल्म मेरी आंखों के सामने ही हुआ, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मैं मजबूर था। इस जालिम का आदेश जो था। विपुल चुपचाप अपनी माँ के बाल लेकर घर वापस आ गया और अब वह हर समय अपनी माँ के बाल अपने सामने रखकर पढ़ाई करता था कि वह रुक न जाए और माँ पर किए हुए इस जुल्म को हमेशा याद रखे। लगातार मेहनत करता रहा। उसकी पढ़ाई उसका जुनून बन चुकी थी। वह अब बड़ा हो रहा था और बचपन से जो अत्याचार उसने अपनी माँ के ऊपर होते हुए देखे थे, वह तूफ़ान उसके अंदर उठ रहा था और बाहर आकर सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता था। लेकिन उसने खुद को बहुत काबू किया हुआ था। यहाँ तक कि सारे कंपटीशन एग्ज़ाम भी वह बड़ी सफलता के साथ पास करता चला गया और एसपी सिलेक्ट हुआ। फिर जब डीएसपी की प्रमोशन मिली और अपने इलाके में उसकी पोस्टिंग हुई, तो माँ के लिए जो उसका पूरा जीवन ही सफल हो गया था। लेकिन जितेंद्र ने जब देखा कि उसका बेटा एक ऑफिसर बन चुका है, तब उसने भी बेटे से माफ़ी मांगी और कहने लगा, मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं होता कि तुझ जैसा बेटा मेरा खून है। लेकिन अपने पिता की किसी बात का विपुल ने जवाब नहीं दिया क्योंकि इन सब बातों का समय बहुत पीछे रह गया था। आज काफ़ी समय बाद उसने अपनी माँ के बाल एक संदूक से निकाले थे। वह कमिश्नर साहब से अपनी माँ के अत्याचार का बदला लेना चाहता था और उसे कानून के कटघरे में लाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह कमिश्नर के घर में आया तो उसे पता चला कि कमिश्नर तो पागल हो चुका है। उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद इकलौते बेटे की मौत पर उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। वह कमिश्नर से बदला लेना चाहता था, लेकिन अस्पताल जाकर देखा। जब कमिश्नर की हालत देखी तो कमिश्नर की आंखों की रोशनी भी ख़त्म हो चुकी थी। वह किसी को नहीं पहचान सकता था। उसके चेहरे पर ज़ख्म थे और उसकी कलाइयाँ भी काफ़ी ज़ख्मी थी। डॉक्टर से जब पूछा गया तो डॉक्टर ने विपुल को बताया कि यह इंसान अपने बड़े बड़े नाखूनों से अपने ही चेहरे को नोचता है और अपनी कलाइयों को काटता है, जिसके कारण से अक्सर हमें इसके हाथ बांधने पड़ते हैं। पत्नी इसे छोड़कर जा चुकी है और घर के नौकर भी इसका ख्याल नहीं रखते थे, इसीलिए यहाँ अस्पताल में एडमिट कराया है। यहाँ पर हम इसका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं और सरकार की तरफ से भी हमें ये नोटिस मिला था कि इसका ख्याल रखना है। वरना सच्चाई तो ये है कि यह अपने समय का एक जालिम इंसान रह चुका है। इसका अंदाज़ा मुझे उस दिन हुआ जब इसकी बीमारी को सुनकर बहुत सारे परिवार इसको देखने के लिए आए थे। इसको नहीं बल्कि इसके अंजाम को देखने आए थे। तुमसे पहले यहाँ काफ़ी लोग इसे देखकर वापस जा चुके हैं। कमिश्नर को उसके किए गए अत्याचारों की सज़ा मिल चुकी थी। इसीलिए विपुल ने अपनी माँ के बाल मिट्टी में दबा दिए। फिर उसने अपनी माँ के लिए एक आलीशान घर खरीदा तो उसकी माँ ने जाने से इनकार कर दिया। तो विपुल ने कहा कि एक तो माँ, ये घर बहुत ज़्यादा टूट चुका है, दूसरे इस घर में कोई अच्छी याद नहीं है। जब भी मैं इस घर में आता हूँ मुझे अत्याचार और जुल्म ही दिखाई देता है। माँ ने विपुल की भावनाओं को समझा और जाने के लिए तैयार हो गई। जब वह जाने लगे तो विपुल का पिता भी साथ साथ चलने लगा। तभी विपुल ने कुछ पेपर्स उसके पिता को दिए, जो कि उसकी माँ का तलाकनामा था, जो एक बेटा अपने पिता को दे रहा था। उसने अपने पिता से कहा, इंसान ज़िंदगी में अच्छे और बुरे जो भी कर्म करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है। आपने जो कर्म किए हैं उसके नतीजे में आपको ये मिला है। आपकी परछाई भी अब मैं माँ तक नहीं आने दूंगा। और अपनी माँ को लेकर चला गया। सीख: इंसान चाहे अपने आप को जितना भी ताकतवर समझे, लेकिन एक ना एक दिन उसको अपने जुर्म का हिसाब देना पड़ता है। दुनिया में हर जालिम का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही सीख देने वाली दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।